मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक हमारा है जीवाणु भोजी विषाणु। देखिए पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि पादपों के विषाणु तथा मानव के विषाणु। तो मानव में तथा जंतुओं में किस प्रकार के विषाणुओं ने रोग उत्पन्न किए, ये सभी रोगों को हमने दर्शाया था। तो कौन सी किस प्रकार की ये रोग उत्पन्न कर रहे थे तथा उनके रोगों को क्या नाम था तथा उसमें किस प्रकार का विषाणु था, ये हम पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं जीवाणु भोजी विषाणु यानी कि बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? यानी कि उन्होंने ऐसा बताया कि कुछ जीवाणु परजीवी होते हैं, इसीलिए उन्हें जीवाणु भोजी विषाणु कहते हैं। इसकी खोज डब्ल्यू डॉवर्ट ने की थी। तो लिखेंगे, तो लिखना प्रारंभ करें। कुछ विषाणु जीवाणुओं पर परजीवी होते हैं। कुछ विषाणु जीवाणुओं पर परजीवी होते हैं। इन्हें जीवाणु भोजी विषाणु कहते हैं। इनकी खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉवर्ट ने इंग्लैंड में 1915 यानी कि 1915 में तथा दूसरे वैज्ञानिक फेलिक्स डी हेरेल ने 1917 में 1917 में फ्रांस में की थी। यह जीवाणु अविकल्पी होते हैं। तथा जहां पर जीवाणु पाए जाते हैं वहां ये उपस्थित होते हैं। जब देखिए बैक्टीरियोफेज क्या है कि जहां पर जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है वहीं पर ये क्या है, विषाणु आपको उपस्थित है। यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर उपस्थित होने के कारण ही इसे क्या कहा गया है, बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी वायरस। हेडिंग डालेंगे, जीवाणु भोजी की आकार की एवं परसंरचना। लिखेंगे जीवाणु भोजी विषाणु की आकार की एवं संरचना यानी कि यह किस आकार का होता है तथा इसकी जो संरचना है वह किस प्रकार की है। नोट कर लिए ये हेडिंग। अब लिखिए, इसके अंतर्गत लिखेंगे जीवाणु भोजियों की एक विशिष्ट संरचना होती है। जीवाणु भोजियों की एक विशिष्ट संरचना होती है। ये टेडपोल के आकार के शुक्राणुओं की तरह एक सिर एवं एक पूंछ में विभाजित होते हैं।
शुक्राणुओं की तरह एक सिर एवं एक पूंछ में विभाजित होते हैं। इनका सिर गोल या षटकोणीय होता है। इनका सिर गोल या षटकोणीय होता है। षटकोणीय का मतलब 6 आकार का। अगली लाइन से लिखेंगे, आकृति के आधार पर ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आकृति के आधार पर ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विसंधि फलकीय। नंबर 1, विसंधि फलकीय। नंबर 1, विसंधि फलकीय। नंबर 2, बहुफलीय। नंबर पहले इसी में लिखेंगे, विसंधि फलीय में लिखेंगे, थोड़ा सा है। सिर एवं पूंछ अनुपस्थित होती है, यानी कि सिर और इसमें पूंछ जो क्या होती है वो नहीं होती है। सिर एवं पूंछ अनुपस्थित होती है। दूसरा लिखेंगे, बहुफलीय में सिर एवं पूंछ उपस्थित होती है। बहुफलीय लिखेंगे, बहुफलीय इसमें लिखेंगे सिर एवं पूंछ, सिर एवं पूंछ उपस्थित होती है। दूसरा लिखेंगे तंतुनुमा। तंतुनुमा। तीसरा है तंतुनुमा। लिखेंगे सिर की लंबाई, इसमें लिखेंगे सिर की लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। सिर की लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है तथा पूंछ मोटी भी हो सकती है। तथा पूंछ मोटी हो सकती है। ये संकुचनशील या असंकुचनशील होते हैं। ये संकुचनशील या असंकुचनशील होते हैं। अब देखिए इसका डायग्राम बना लीजिए।
संरचना, आकार की एवं संरचना। तो हमने आकार में बताया कि ये आकार के होते हैं, षटकोणीय होते हैं तथा नुकीले होते हैं, और हमने बताया कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो ये जो इसका आप देख रहे हैं, इसका सिर है, और ये इसका जो इस भाग देख रहे हैं, इसका वो आच्छद होता है, तथा ये जो खाली भाग है इसे हम कोर कहते हैं, तथा जो इसका लंबवत भाग है इसे हम पूंछ कहते हैं। और इधर पे आप देख रहे हैं इस तरीके से ये इसकी आधार प्लेटें हैं, तथा जो टीने जैसे जो निकले हुए हैं उसे हम कुछ तंतु कहते हैं। इसी को हमने इधर पे दर्शाया है कि जो आपका सिर है वो इस तरीके से बना हुआ है, षटकोणीय, और इस तरीके से ये भाग जो आप देख रहे हैं इस तरीके से है, यानी कि कोर सिर। इसी को हमने यहाँ पर जो आधार प्लेट है उस आधार प्लेट को हमने अलग से आपको दिखाया है। ये देखिए किसी आधार प्लेट जहाँ पर ये इस तरीके से कोरे निकली हुई है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी कोरे हैं, और उसके बाद ये जो तंतु निकले हुए हैं, तो आपने यहाँ पर कुछ तंतु को अलग स्पष्ट करके आपको प्रदर्शित किया है, तो आप उसे देख सकेंगे कि एक कुछ तंतु है। और यहाँ पर प्रोटीन आच्छद, इसे हम प्रोटीन आच्छद कहते हैं। तो ये जीवाणुभोजी की संरचना है, इसे आप अपने डायग्राम उसमें बना सकते हैं, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंस भी है, तो इसे नोट कर लीजिए। इसे हम T4 जीवाणुभोजी की संरचना भी कहते हैं। इसी को हम T4 भी कहते हैं। कभी कभी आ जाता है कि T4 जीवाणुभोजी संरचना क्या है, तो T4 जीवाणुभोजी संरचना भी यही है, यानी कि इसकी जो संरचना होती है वह जटिल होती है, तथा ये 200 से 2800 म्यू लंबा होता है। इसका सिर षटकोणीय होता है। ये प्रोटीन आवरण पेटिका तथा न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है, तथा इसमें द्विरक्षीय DNA भरा होता है, जो सिर में भरा होता है। जो इसके अंदर ये भरा है तो उसमें क्या भरा है, DNA, तथा इसमें प्रोटीन आच्छद भी पाया जाता है। तो ये आप इसे नोट कर लें। नोट हो गया। तो इसके बाद जो हेडिंग है वो है आपकी विषाणुओं का आर्थिक महत्व। हेडिंग डालेंगे विषाणुओं का आर्थिक महत्व, विषाणुओं का आर्थिक महत्व, विषाणुओं का आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस, विषाणुओं का आर्थिक महत्व, यानी कि इसका महत्व क्या है। सबसे पहले देखिए, विषाणुओं से मानव जाति को लाभ तथा हानि दोनों होती है, इसका वर्णन निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लाभदायक क्रियाएं, यानी कि इसका जो आर्थिक महत्व सबसे पहले हमारा है लाभदायक क्रियाएं, यानी कि हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी है। लाभदायक क्रियाएं, लाभदायक क्रियाएं में लिखेंगे जीवाणुभोजी की, जीवाणुभोजी के जीवाणुओं को नष्ट करके, जीवाणुभोजी के जीवाणुभोजी के जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता का उपयोग करके, नष्ट करने की क्षमता का उपयोग करके, नष्ट करने की क्षमता का उपयोग करके कई प्रकार के रोगों व उपचारों में, कई प्रकार के रोगों व उपचारों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। कई प्रकार के रोगों व उपचारों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अतिसार, आंत्रशोथ, पेचेस आदि, तो आपने ये समझा कि इस रोगों में इससे क्या है, निजात पाई जा सकती है। किसके द्वारा, विषाणुओं को। कौन से, जो जीवाणुभोजी हैं, तो इनकी क्षमता को नष्ट करके। अब हानिकारक क्रिया लिखेंगे, इसकी लिखेंगे हानिकारक क्रिया नंबर 2 पे, हानिकारक
क्रियाएं, हानिकारक क्रियाएं लिखेंगे। मनुष्य में अनेक संक्रामक रोग, मनुष्य में अनेक संक्रामक रोग विषाणुओं के कारण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में अनेक संक्रामक रोग विषाणुओं के कारण उत्पन्न होते हैं। विषाणुओं के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, जुखाम, गलसुआ, हर्पीज, रेबीज, डेंगू, रेबीज, चेचक, पोलियो, कैंसर, एड्स आदि। तो देखिए, इसमें से सभी रोगों के बारे में हम कल आपको बता चुके थे कि कैंसर भी होता है, वह भी विषाणु के द्वारा फैलता है। तो इसमें आपने लिख लिया होगा। तो ये विषाणुओं का आर्थिक महत्व है, जो हमारे लिए एक प्रकार से लाभदायक थे, जो उपचार के कार्य आ रहे थे, दूसरे हमारे प्रकार से हानिकारक है, जो कि रोगग्रस्त हमें कर रहे हैं। तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया। कल हम आपको इसका अगला भाग पढ़ाएंगे। तब तक ये नोट कर लीजिए।